अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में ना हम हेल्थ असेसमेंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले उस चैप्टर का नेम है इंटरव्यूइंग स्किल एंड हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि जो हमारे करिकुलम के अंदर जो टॉपिक्स है वो क्या है, इंटरव्यूइंग स्किल्स क्या होती हैं, इसके अलावा इंटरव्यू के कौन से फेजेस होते हैं, इसके अलावा हमारे पास स्किल इंटरव्यू के लिए कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेते हैं और जीनोग्राम क्या होता है। सबसे पहले अगर बात की जाए ना सब्जेक्टिव डाटा की, सबसे पहले ना इंटरव्यू होता क्या है। बेसिकली इंटरव्यू एक ऐसी पर्पसफुल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमने कुछ ना कुछ अपने पर्पस के लिए मीटिंग कंडक्ट करवाई होती है, ठीक है, और हम लोग उसके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर हम बात करें नर्स और पेशेंट के दरमियान इंटरव्यू स्किल, अगर फ़र्ज़ करें एक नर्स ने पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेनी है तो वो एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन है, तो ये एक बेसिकली इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। अच्छा, सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो कि हम नर्सिंग असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, सिम्टम्स होती हैं, सेंसेशन होती है, फीलिंग होती हैं, परसेप्शंस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, प्रेफरेंस होती हैं, बिलीव्स, आइडियाज़, वैल्यूज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये वो डाटा होता है जो कि हमें क्लाइंट खुद बताता है, पेशेंट खुद बताता है। अब एक पेशेंट को पेन हो रही है, अब वो किस लेवल की हो रही है तो उसका अटेंडेंट नहीं ना बता पाएगा, वो पेशेंट खुद बताएगा। तो ये हमें कौन बता रही है, हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा। अब ये हमारे पास वो डाटा होता है जो कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट से ही वेरीफाइड होता है। ये हमें ऐसे क्लूज़ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम लोग फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करवाता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि क्या करते हैं, क्लाइंट के जो रिस्क होते हैं प्रॉब्लम के रिलेटेड, उससे भी नर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इसी से। अगर बात की जाए ना तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कैसे कंडक्ट की होती है, ये हमारे पास कैसे कलेक्ट होती है, इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट होती है। अब एक इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल के लिए सबसे पहले तो जो ज़रूरी है वो यही है कि हमारे पास क्या होता है, हम सब्जेक्टिव डाटा के लिए ज़रिए जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना वो एक एक्यूरेट डाटा हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली होता क्या, द वर्ड इंटरव्यू कम्स फ्रॉम लैटिन एंड मिडिल फ्रेंच वर्ड मीनिंग टू सी बिटवीन और सी ईच अदर। अब बेसिकली एक इंटरव्यू की डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन होती है जो कि एंड वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वाले के दरमियान एक स्ट्रक्चरल कन्वर्सेशन होती है जिसके ज़रिए हम लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं। इसके अलावा स्कोर के अकॉर्डिंग से क्या डेफिनेशन थे, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है। इसके अलावा क्वेश्चंस की आंसरिंग होती है और कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके पर्पस क्या होते हैं, सबसे पहला जो मेजर पर्पस होता है वो यही कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें ताकि उसी की बेस से नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा एक अच्छा रिलेशनशिप बनवाने में ये हेल्प आउट करवाता है, क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई, उसके कंसर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करवाता है। लास्ट में हमारे पास ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है, उसके लिए भी हमें हेल्प आउट करवाता है और इसके अलावा एजुकेशन के लिए भी हमें इंटरव्यू क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन बेसिकली हम लोग किसी को एजुकेट करना प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम बेसिकली इंटरव्यू के ज़रिए ही हम लोग उसको बता पाएंगे ना कि आपने ऐसे करना, ये वो चीज़ है। इसके अलावा इंटरव्यूइंग, ये बेसिकली इंटरव्यूइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक आर्ट और स्किल दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। अब बेसिकली ये क्लाइंट पेशेंट सेंटर्ड होता है, ये पेशेंट को इनकरेज करता है कि वो अपने तमाम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो अपने पर्सनल कंसर्न सिम्टम्स के साथ साथ अपने पर्सनल कंसर्न को भी एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा हमारे पास क्या करवाता है, एक अच्छा रिलेशन जो होता है वो भी इससे बिल्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरव्यू, ये जो नर्सिंग इंटरव्यू होता है उसके किस तरह दो फोकस मेन होते हैं। सबसे पहले तो फोकस ये होता है कि एक अच्छी रिपोर्ट इस्टेब्लिश कर सके। इसके अलावा जो पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो भी ट्रस्टफुल हो सके। इसके साथ साथ हमारे पास क्या करवाता है, जो दूसरा पर्पस ये होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और कल्चर स्टेटस होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको आइडेंटिफाई कर सके ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकें और जो पेशेंट को हेल्थ होती है उसको प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास इंटरव्यू के फ़ेज़ आते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 बेसिक फ़ेज़ आते हैं जिसमें इंट्रोडक्टरी फ़ेज़ आता है, वर्किंग फ़ेज़, समरी एंड क्लोजिंग फ़ेज़। अब इंट्रोडक्टरी फ़ेज़ वो फ़ेज़ होता है जब क्लाइंट, बेसिकली ये वो फ़ेज़ होता है जो कि क्लाइंट जो तो खुद एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे हमारे पास
नर्स जो होती है वो क्लाइंट को शो करवाती है सब। इससे पहले एक प्रिपरेटरी फेज़ भी होता है। प्रिपरेटरी फेज़ में ना हमारे पास क्या होती है, प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की, जिसमें हमारे पास लाइटिंग वगैरह को अच्छे से इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा जो गोल्स होते हैं जो हमने अचीव करने थे वो हम बना लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह बना लेते हैं वो प्रिपरेटरी फेज़ में, जिसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्टरी फेज़। इंट्रोडक्टरी फेज़ में हमारे पास क्या होता है, नर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, अपने जो पर्पज़ होता है इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का उसको। इसके अलावा क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसका नेम क्या है, उसका बायोडाटा क्या है, ये सारा कुछ हम लोग लेते हैं इंट्रोडक्टरी फेज़ में। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसमें नर्स इंश्योर करती है जो क्लाइंट होता है वो कंफर्टेबल है। इसके अलावा उसकी जो प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन किया जाता है इसी फेज़ के अंदर। इसके अलावा इसमें ट्रस्ट वगैरह डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग फ़ेज़। वर्किंग फ़ेज़ में सिंपल सा क्या होता है, जो नर्स ने अपने गोल्स बनाए होते हैं वो हमारे पास वो क्लाइंट से पूछा जाता है, उसको क्वेश्चंस करती है कि उसका रीज़न क्या है वो सीकिंग केयर के लिए। इसके अलावा उसकी क्या ऐसे प्रॉब्लम होती है, इसकी पास फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा बॉडी और सिस्टम की रिव्यू वगैरह वो इसी फेज़ में करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, नर्स सुनती है, उस जो क्यूज़ हमें मिल रहे होते हैं उसको ऑब्जर्व करती है, उसकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करती है, ठीक है, उस डाटा को वेरीफाई करती है क्लाइंट से। अब यहाँ पे क्या होता है, इस फेज़ के अंदर जो अपने उसने गोल्स बनाए होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, अपनी गोल्स को अचीव करने में वर्किंग फेज़ उसको हेल्प करवाता है। जब उसके सारे ही गोल अचीव हो गए, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उसको आंसर मिल गए, ठीक है, तो फिर वो लास्ट फेज़ कौन सा होगा, समरी एंड क्लोजिंग फेज़। इसमें क्या होता है, नर्स जो होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करती है और जो वर्किंग फेज़ के दरमियान से ऑब्टेन की होती है फिर वो क्लाइंट से इससे वेरीफाई करती है। इसके अलावा हमारे पास इस क्लोजिंग फेज़ में नर्स होती है वो क्लाइंट को थैंक्स कहती है, मतलब कम्प्लीमेंट देती है, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, ठीक है, जो कि क्लोजिंग फेज़ होता है। अब जो स्किल्स हमारे पास इंटरव्यू में होती हैं वो कौन सी होती हैं, सबसे पहले जो टेक्निक होती है वो कौन कौन सी होती हैं स्किल्ड इंटरव्यूइंग के लिए। एक्टिव लिसनिंग, यानी कि अगर आप पेशेंट की बात को अच्छे से सुनोगे तो क्या होगा, इससे पेशेंट को ट्रस्ट डेवलप होगा, इसको अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से बताएगा। इसके अलावा एम्पैथिक रिस्पॉन्स के साथ साथ आप लोग ऐसे उसको रिस्पॉन्स शो करें कि पेशेंट को वाकई लगे कि ये इसको मुझसे हमदर्दी है, ठीक है, ये नहीं लगे कि वो पेशेंट दुखी से बता रहे हो और आप हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो ट्रस्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा, दूसरा वो आपको बताएगा ही नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन। गाइडेड क्वेश्चन के उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन करते जाएं ताकि आइडिया हो सके और इंटरव्यू जो होता है वो अच्छे से हमारा हो सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम लोग वर्डिंग वगैरह का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर वगैरह को यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास इंटरव्यू को बेस्ट करने में हेल्प आउट करवाता है। वैलिडेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जब आप डाटा को कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद वैलिडेट करते हो, जिससे आपको हेल्प आउट हो जाती है काफ़ी। रीअश्योरेंस में भी बेसिकली यही सीन है कि पार्टनरिंग, समराइजेशन, ट्रांजिशन, इम्पावरिंग द पेशेंट, ये सारा कुछ हमारे पास क्या होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। एक्टिव लिसनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट का जब कम्युनिकेट कर रहा होता है उसको इतने गौर से सुनते हैं, ठीक है, इसके अलावा उसकी जो पेशेंट की इमोशनल स्टेट्स होते हैं उससे भी हम अवेयर होते हैं। इसके साथ साथ हम नॉन वर्बल स्किल को यूज़ करते हैं ताकि हम पेशेंट को इनकरेज कर सकें ताकि वो मज़ीद हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे सके। इसके अलावा एम्पैथिक रिस्पॉन्स है, यानी कि हम लोग जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट और उसकी हीलिंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास हमें एम्पैथी के लिए पेशेंट की फीलिंग का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील, ये एग्जाम्पल लिखी हुई, या हाउ डू यू फील अबाउट दैट, दिस सेम टू ट्रबल यू, कैन यू सी मोर, आई अंडरस्टैंड दैट साउंड इज़ अपसेटिंग। अब ये देखिए ना, अगर पेशेंट पहले ही क्या किसी मुसीबत में है, ठीक है, कोई भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन भी फिर उसी तरह के होंगे, तो हमने जो अपना रिस्पॉन्स शो करना है वो भी इसी के रिलेटेड शो करना है। गाइडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जिससे क्लाइंट की फीलिंग के अंदर उसके अंदर क्या हो सके, इंटरेस्ट डेवलप हो सके। इसके अलावा हमें उन क्वेश्चन को अवॉइड करना होता है जो कि बिल्कुल ही हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं होते। अगर हमारे पास आता है टाइप ऑफ गाइडेड क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ होते हैं जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्लाइंट अपनी राय दे सके। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें उसके पास आंसर सिर्फ येस और नो का हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसको एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन पूछने हैं हम लोगों ने वन एट अ टाइम। मल्टीपल चॉइस हम लोगों ने उसको ऑफर करनी है। इसके अलावा क्लाइंट जो पेशेंट का मीन उसको भी क्लैरिफाई करना होता है, इनकरेज करना होता है उसके बाद, और इक्विंग यूज़ करनी होती है। मूविंग फ्रॉम ओपन एंडेड टू फोकस क्वेश्चन, यानी कि
हमारे जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले जर्नल टू स्पेसिफिक होने चाहिए। सबसे पहले हाउ कैन आई, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन के कौन सा हो सकता है, हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। देन फोकस, टेल मी मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द मेडिसिन, ये हमारे पास क्या हो सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दैट एलिक्ट्स अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स, वो क्वेश्चन जो कि क्या करे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स को एलिक्ट करे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनका आंसर सिंगल से ज़्यादा हो, ठीक है, सिंगल आंसर से ज़्यादा, पेशेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। इसके अलावा आस्किंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन एट अ टाइम, ये हमने यही पूछना है कि एक टाइम में हमने उससे एक ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के रिस्क को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें आंसर प्रोवाइड करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा, इकोइंग बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को जो पेशेंट ने लास्ट वर्ड बताया होता है ना, उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। इससे पेशेंट को क्या होगा, इनकरेज होगा पेशेंट और हमें अपनी डिटेल और बताएगा। लाइक अगर हम बात की जाए पेशेंट की, तो पेशेंट बता रहा है कि उसको पेन है और वो बहुत स्प्रेड कर रही है, तो हम रिस्पॉन्स ये होना चाहिए स्प्रेड पे, ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट फिर बताएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद गोइंग टू डाई, यानी कि हमने उसके वर्ड्स को रिपीट किया, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएगा। फोर्थ हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सिंपल सा ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अपने मतलब अपनी टंग को यूज़ करने के साथ साथ हम लोग अपने एक्सप्रेशन को भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास फेशियल गेस्चर्स आ सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट आ गया, इसके अलावा एक्सप्रेशन आ गए, हेड पोजीशंस आ गई, इन्वायरमेंट आ गया, मूवमेंट आ गई, ये सारा कुछ हमें क्या करवाता है, हमारे इंटरव्यू को बेस्ट बनाता है। इसके अलावा वैलिडेट है, वैलिडेट में हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट का जो एक्सपीरियंस होता है उसको वैलिडेट करना होता है, उसका जो डाटा होता है उसको भी वैलिडेट करना होता है। रीअश्योरेंस, कि हम लोग जब पेशेंट को ये सब बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंशियस है, अपसेट है, इसके अलावा हम लोगों ने ये कंफर्म करना होता है, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरिंग है, जब हम एक रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारे पास कमिटमेंट की बेस पे होता है, इसके अलावा ऑनगोइंग पार्टनरशिप की बेस पे होता है। आपने इसको बताना होता है कि हम आगे इस तरह से मज़ीद काम करेंगे आपके साथ, ठीक है, मेरा आपके साथ इस तरह से इंटरेक्शन होगा, ये आपका क्या होगा, पार्टनरिंग। समराइजेशन, यानी कि आप लोगों ने पूरा कंप्लीट उसको पेशेंट को स्टोरी से इन्फॉर्म करना है कि मैंने इस पर्पज़ के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, इस पर्पज़ के लिए मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन ली, अभी हमारा ये पर्पज़ है, आपको किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करनी है। ट्रांजिशन है, इसमें भी हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रांजिशन में हमने पोजीशंस वगैरह चेंज करवानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पावरिंग द पेशेंट, कि पेशेंट को हम लोगों ने क्या करना है, इनकरेज करना होता है ताकि वो हमें अपने आइडिया, अपने पार्टिसिपेशन प्रोसेस में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से दे सके। अब हमारे पास क्या प्रिंसिपल क्या हो सके, शेयरिंग पावर, पेशेंट के जो परसेप्टिव्स होते हैं उसको हम लोगों ने वो करना होता है, इसके अलावा उस पेशेंट को इंटरेस्ट होता है उसको हम लोगों ने कन्वे करना होता है, इसके अलावा पेशेंट के जो लीड्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, इसके अलावा उसके जो वैलिडेट इमोशनल कंटेंट होता है उसको वैलिडेट करना होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों ने ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर स्पेशल ड्यूरिंग की वजह से शेयर करनी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट क्लिनिकल रीजनिंग ट्रांसपेरेंट जो होती है हमने वो बनानी होती है पेशेंट के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने उसको जो नॉलेज होता है उसको रिवील करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास आंसर येस या नो से ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा जो आंसर होता है वो येस और नो की बेस पे होता है। लॉन्ड्री लिस्ट, उसके अलावा रीफ्रेजिंग, वेल प्लेस्ड फ्रेजेस, इंटरफेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा इससे ऑपोजिट होता है, इसमें अपीयरेंस, डेमेनर्स, इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, साइलेंस, लिसनिंग सब इन्वॉल्व होती हैं। टेक्निक्स हाइडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि वो टेक्निक जो कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करें, हाइड कर दें, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करें। देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ सकता है, एक्सेसिव और इनसफिशिएंट आई कांटेक्ट, इसके अलावा डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टेंस स्टैंडिंग, ठीक है। वर्बल में हमारे पास बायस एंड लीडिंग क्वेश्चंस, रशिंग थ्रू द इंटरव्यू, रीडिंग द क्वेश्चंस। क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या कंटेस्ट होना चाहिए इंटरव्यू का, सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हम अपना मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको रिव्यू करते हैं। इसके अलावा हम इंटरव्यू के लिए गोल को सिलेक्ट करते हैं, अपने बिहेवियर को रिव्यू करते हैं, अपनी अपीयरेंस को रिव्यू करते हैं। इसके अलावा हम इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते हैं। अब इंटरव्यू का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले ग्रीटिंग, यानी कि हमने पेशेंट को सलाम करना होता है। इसके अलावा एस्टेब्लिशन ऑफ एजेंडा फॉर द इंटरव्यू, जो कि हमने पेशेंट की जो स्टोरी होती है उसके बारे में बात करनी होती है, पेशेंट के परसेप्टिव्स के एक्सप्लोर करना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने टेस्टिंग डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस बनानी होती हैं,
ट्रीटमेंट प्लान शेयर करना होता है और इंटरव्यू को क्लोज करना होता है। नेक्स्ट टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास क्या आ सकती है, क्लोज टू द पेशेंट परसेप्टिव ऑन इलनेस। सबसे पहले तो डायरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो पेशेंट एक्सप्लेन करेगा अपने इमोशन, एक्सपेक्टेशन, अपनी इलनेस के इफेक्ट्स उससे। इसके अलावा हम एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग अपनी इलनेस के बारे में विदाउट नेमिंग द इलनेस। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड सिम्टम्स। स्पीच क्लूज, ये हमें क्या करते हैं, पेशेंट की जो इलनेस होती है ना उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बिहेवियर क्लूज होते हैं जो कि ये भी हमें हेल्प आउट करवाते हैं। सिम्टम्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबसे पहले आता है लोकेशन, यानी कि वो कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, और ये रेडिएट करी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जा रही है कि नहीं। इसके अलावा क्वालिटी, यानी कि वो किस तरह से है, चुभने वाली है या कोई बल्कि है या कोई क्लिंकी है, ठीक है। क्वांटिटी या सिवियरिटी है, वो कितनी मतलब सिवियर कितनी है। ये इसके अलावा टाइमिंग, किस टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है, और कितने टाइम तक वो रहती है। इसके अलावा हमें सारा कुछ उससे पूछना होता है। सेटिंग इन विच इट कम, या ये कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसमें आपको ये स्टार्ट होती है। इसके अलावा लिमिटेटिंग एक्सासिबरेटिंग फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर जो कि इसके बैटर्स बनाते हैं, इसको वर्ड्स बनाते हैं। एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसके साथ आपको और कौन सी सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा पेन के लिए असेसमेंट के लिए हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास यानी कि कौन सी खसूसियात हो सकती हैं, जिसमें डल, एकी, शार्प, स्ट्रैबिंग प्रेशर। ऑनसेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लोकेशन कहाँ एक्चुअली हर्ट हो रही है। इसके अलावा ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, कितने टाइम तक ये रहती है। एग्जैस्परेशन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको वर्ड्स बनाता है। रेडिएशंस का मतलब कि ये ट्रैवल करिए एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक नहीं। रिलीफ, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी कि इसके साथ हमारे पास दूसरी सिम्टम्स शो होती हैं कि नहीं, जिसमें नोजिया, एनजाइटी, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स वगैरह आ गए। निमोनिक्स पेन के लिए ओल्ड कार्ट, OPQRST, इसके अलावा सोक्रेट्स, कोल्ड स्पेरा। ओल्ड कार्ड में ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, एग्रीगेटिंग, एलिवेटिंग फैक्टर्स, रेडिएशन, टाइमिंग एंड सिवियरिटी आती है। OPQRST ऑनसेट, पैलिएटिंग, प्रोवोकिंग फैक्टर्स, क्वालिटी, रेडिएशन, साइट्स एंड टाइमिंग। सोक्रेट्स एंड साइट्स, ऑनसेट, कैरेक्टर्स, रेडिएशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, टाइम, ड्यूरेशन, एक्सैस्परेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर एंड सिवियरिटी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास निमोनिक्स दी हुई जो कि आपने अच्छे से याद की नहीं, UHS में आ सकते हैं। कोल्ड स्पेरा में कैरेक्टर, ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, सिवियरिटी, पैटर्न, एसोसिएटेड फैक्टर्स। गाइडिंग स्टाइल फॉर मोटिवेशन, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, उससे ओपन क्वेश्चन पूछने होते हैं। इसके अलावा पेशेंट के जो एक्सपीरियंस होता है उससे हमने अच्छे से सुनना होता है। इसके अलावा हमने इन्फॉर्म करना होता है। फिर हमारे पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, इसको आप स्किप कर दें। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री बेसिकली 8 सेक्शन होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो बायो जियोग्राफिकल डाटा है, यानी कि पेशेंट का नेम क्या, उसके फैमिली, उसके फादर नेम क्या, उसके अलावा फैमिली में कोई ऐसा, ये सारा कुछ हम उससे पूछते हैं। एज उसकी कितनी है, उसका सेक्स कौन सा है। इसके अलावा रीज़न फॉर सेकिंग हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर उसके क्या पर्पज़ होता है, ये भी हमारे हेल्थ हिस्ट्री का पार्ट होता है। इसके अलावा प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न अब कौन सी है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री कौन सी थी, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री कौन सी थी। इसके अलावा सिस्टम का रिव्यू करते हैं हम। लाइफस्टाइल वगैरह उसकी जो हेल्थ प्रैक्टिस होती है उसके बारे में उससे पूछते हैं। और डेवलपमेंटल लेवल्स। पेन की बात कीजिए तो पेन बेसिकली अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशन एक्सपीरियंस होता है जो कि क्या करते हैं, टिश्यू डैमेज के साथ एसोसिएट होता है। इसमें हमारे पास नोकिसेप्टर्स आते हैं, न्यूरोपैथिक पेन आती है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन पेन आती है, साइकोजेनिक पेन आती है, इडियोपैथिक पेन आती है। हमारे पास जो 3 स्केल होते हैं उसमें सबसे पहले आता है विजुअल एनालॉग स्केल होता है। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक रेटिंग स्केल होता है और हमारे पास वोंग बेकर स्केल होता है, फेस एक्सप्रेशन, जिसमें हम फेस एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास स्केल है और ये जीनोग्राम है, यानी कि फैमिली से पेशेंट के अंदर डिजीज़ जो फैलती है उसमें हम जीनोग्राम कहते हैं, जो कि फैमिली और पर्सन का रिलेशन बताती है कि ये जो डिज़ीज़ है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। थैंक यू सो मच।